हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। हम आपके दरमियान जिस सबक को लेके मौजूद हैं, पेश हैं, उसका मौजू है वतन दोस्त मौलाना मजहरुल हक। जब किसी कौम को बेदार करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि उस कौम को उन लोगों की जानिब राग़िब कर दिया जाए जिन्होंने अपनी इसार और कुर्बानी के बदौलत उस कौम को एक दहाने पे पेश किया जिस पे वो आला दर्जात हासिल कर सके। उन तमाम कौम के रहनुमाओं की अगर बात करें तो सर फहरिस्त अगर महात्मा गांधी के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो नाम है मुल्क दोस्त मौलाना मजहरुल हक। आज के इस सबक में मौलाना मजहरुल हक से मुताल्लिक हम जानेंगे, उनकी तमाम समाने उम्री के बारे में हम बात करेंगे, तफसीली तौर पे उनकी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात, लम्हात, जद्दोजहद के मुताल्लिक बयान इसमें पाएंगे। मौलाना मजहरुल हक ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कौमी एकता और कौमी बेदारी के नाम वक्फ कर दिया, इसीलिए तो बेजा तौर पे पूरा ज़माना उन पे फ़ख्र करता है। हिंदुस्तान के सियासत में शराफत, सदाकत और फ़कीरी का लफ्ज़ अगर ख़ास तौर पे महात्मा गांधी के बाद किसी के लिए इस्तेमाल होता है तो वो नाम है मौलाना मजहरुल हक। वतन दोस्त मौलाना मजहरुल हक की पैदाइश 22 दिसंबर 1866 को अजीमाबाद यानी पटना ज़िले के मनेर शरीफ के करीब यानी कुछ दूरी पे वाक़ एक गांव जिसका नाम बहपुरा था, वहाँ पे उनकी पैदाइश होती है। उनके वालिद का नाम शेख अहमदुल्ला था जो औसत दर्जे के ज़मींदार थे। आपकी इब्तदाई तालीम बहपुरा मिडिल स्कूल से हुई। उसके बाद आपने मैट्रिक की तालीम पटना कॉलेजिएट स्कूल से और उसके बाद आईए की तालीम आपने पटना कॉलेज से हासिल की। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करने के लिए किंग कॉलेज लखनऊ चले गए और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए की गरज से आप वकालत की डिग्री लेने के लिए बरतानिया यानी लंदन चले गए। आपकी वापसी मुल्क हिंदुस्तान में 1891 में हुई जब आपने लंदन बरतानिया में वकालत की डिग्री हासिल करने के दरमियान एक इदारा भी कायम किया था जिसका नाम था अंजुमन इस्लामिया। इस इदारे का मकसद ये था कि वहाँ रहने वाले तमाम गरीब और लाचार बेबस लोगों की रहनुमाई की जाए और मुसलमानों को मुत्तहिदा तौर पे एक होकर काम करने के लिए हौसला अफजाई की जाए, जो बाद में ये तंजीम चलकर पान इस्लामिक सोसाइटी के नाम से मशहूर और मकबूल हुई। मौलाना मजहरुल हक एक गोरे चिट्टे इंसान थे, मूंछें साफ और एकदम साफ सुथरा लंबे कद काठी के इंसान। जब वो सूट पहन लेते तो मानो कोई अंग्रेज से दिखने लगते थे। कई बार तो लोगों ने उन्हें अंग्रेज ही समझकर बड़े अफसरान की हैसियत से ताबीर कर डाली। लंदन यानी बरतानिया से वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद जब मुल्क हिंदुस्तान में 1891 में उनकी वापसी हुई तो पहले उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करनी शुरू की। उसके बाद पटना में वो मुकीम हो गए। उन्होंने अपने उस्ताद के तौर पे मिस्टर हसन इमाम की सदारत हासिल की, जो एक हिंदुस्तान की तहरीकों में अजीम रहनुमाई कर रहे थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने तहरीकें बुलंद करनी शुरू की और महात्मा गांधी की तहरीकों से मुतासिर हो गए। उन्होंने 1900 में बिहार के सिवान ज़िले के फरीदपुर गांव में एक रिहाइशगाह की तामीर करवाई जिसका नाम आशियाना रखा। आशियाना दरअसल हिंदुस्तान के रहनुमाओं की एक रिहाइशगाह थी बन गई, जिसमें हिंदुस्तान के बाबाए कौम महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और सरोजनी नायडू, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे दीगर रहनुमाओं का आना जाना लगा रहा। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान की तहरीकों में सरफहरिस्त होकर अपनी नुमाइंदगी पेश की। इसके अलावा बिहार में अगर तालीमी पॉलिसीज़ को कायम कराने की बात हो या फिर कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज कराने, बिहार नेशनल कॉलेज यानी BN कॉलेज की बुनियाद रखने, इसके अलावा बिहार विद्यापीठ की संग बुनियाद रखने में उनका नाम सरफहरिस्त आता है। उन्होंने पटना में
اپنے باغ کے ایک طویل حصے میں صداقت آشرم کی بنیاد رکھی، جو عظیم رہنماؤں کا مرکز اور راہ دہانی پیش کرنے کی ایک مقام حاصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ کانگریس کا صدر دفتر بھی ہے۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد ہندو مسلم اتحاد قائم کرنا تھا اور ملک کو ایک نئی آزادی کی طرف لے کے جانا تھا، جہاں پہ تمام شہریوں کی آزادی ممکن ہو سکے۔ مولانا مصوف نے ایک انگریزی اخبار مدر لینڈ بھی شائع کروایا، اس کے ساتھ میں صداقت پریس کی بھی بنیاد رکھی۔ وہ ملک کی آزادی میں عظیم رہنماؤں کے ساتھ تمام شہریوں کو برابر کا حصہ دلانے میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ زندگی کے آخری مرحلے یعنی کہ سن 1925 میں وہ بالکل لمبی داڑھی اور زندگی دنیا سے علیحدہ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ افسوس صد افسوس کہ 2 جنوری 1930 کو وطن دوست، عظیم رہنما، تعلیمی، سماجی، معاشی تحریکوں کے علم بردار اور ہندو مسلم اتحاد ایکتا کے علم بردار مانے جانے والے مولانا مظہر الحق اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی شمع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہو چکی۔ ان کی طرح آنے والے کل میں ہمیں امید ہے کہ شاید ہی کوئی عظیم رہنما اس طریقے کا پیدا ہو پائے۔ تو ان کی تعلیم، ان کی زندگی کے اوصاف کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ انہوں نے ملک کی آزادی کے علاوہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بھی بڑی کوششیں کی، کاوشیں کی، اور انہی کے بدولت بہت ساری تحریکوں سے ہم وابستہ ہوئے، ہمارے ماضی کے اوراق ملتے ہیں۔ تو اس سبق میں آپ نے جانا ناظرین کہ مولانا مظہر الحق کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں تمام تر مراحل کو پیش کیا، اور اس سبق کے متعلق آپ نے اس کا مطالعہ کیا۔